हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AVFM। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जहाँ हमने कभी ख़त्म की थी। हेलो भाई हेलो। यू वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि यूट्यूब के कारण भाई मेरे को स्ट्राइक पे स्ट्राइक मिल रही है। इसी वजह से भाई अब डेली वीडियो आएगी। मानो वे किसी मोटी काई पर चल रहे हों। गुफा के अंदर पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। मांसल दीवारों में जड़े हुए विचित्र पत्थर थे जिनसे एक नरम नीली रोशनी निकल रही थी जो सांस लेने की तरह टिमटिमा रही थी, और इस अंधेरे मार्ग में एक विचित्र रोशनी बिखेर रही थी। विहान के लगातार बदलते दृष्टिकोण के माध्यम से अथर्व को शीघ्र ही एहसास हो गया कि उसका पिछला निर्णय गलत प्रतीत होता है। उसने सोचा था कि थोर और बाकी 4 लोग भी इसी खुले रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। उनके पैरों के नीचे की मुलायम मांसल दीवार पर हर कदम के साथ स्पष्ट पदचिह्न बन जाते थे। हालांकि आगे के रास्ते पर कोई पदचिह्न नहीं थे। स्पष्टतः इससे पहले यहाँ कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि थोर और उसके साथियों को यह भयानक दुर्गंध सहन नहीं हो सकी और उन्होंने दूसरे प्रवेश द्वार चुन लिए। लेकिन वह और कैलेन हठपूर्वक उसमें कूद पड़े थे। ऐसा ही होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। चूंकि वे पहले से ही अंदर थे तो वे इसका भरपूर फायदा क्यों न उठाएं। शायद यह रास्ता उन्हें थोर और उसके साथियों की तुलना में जीवन के उतार चढ़ाव तक तेजी से ले जाए। कई 100 मीटर और गहराई तक खुदाई करने के बाद विहान के दृष्टिकोण से अथर्व को और भी नीले रंग से चमकते पत्थर दिखाई दिए। वे आसपास की मांसल दीवारों में घनी तरह से धंसे हुए थे, जैसे रात के आकाश में तारे। अथर्व ने इस सामग्री को देखते ही पहचान लिया। उसने इसे इंपीरियल कैपिटल एकेडमी के इंस्टेंस टावर की 23वीं मंजिल पर देखा था। ज्वार का हृदय, एक दुर्लभ गढ़ाई सामग्री जिसमें अत्यंत समृद्ध जलतत्वीय क्यूई मौजूद है। इससे निर्मित हथियार जलतत्वीय कौशल की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। बाजार में एक वस्तु 10 लाख ग्रेट जिया मुद्रा से भी अधिक की आसमान छूती कीमत पर बिक सकती है, और यहाँ तो वे बहुत सारे थे। सरसरी नजर में ही वहाँ कम से कम 100 से अधिक घनी आबादी वाले स्थान दिखाई दे रहे थे। वह अमीर बनने वाला था। अथर्व का हृदय प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत विहान को आगे बढ़ने का निर्देश दिया और एक टुकड़ा निकालकर चखने की तैयारी करने लगा। विहान ने अपना सूखा हाथ बढ़ाया। उसकी 5 उंगलियां हुक की तरह थीं और उसने हार्ट ऑफ द टाइड में से एक को बेरहमी से जकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ, जल्दी से आना, धीमी आवाज के साथ, उस 10 लाख डॉलर मूल्य की जिया मुद्रा से युक्त हार्ट ऑफ द टाइड को आसानी से हिलती डुलती मांसल दीवार से अलग कर दिया गया। हालांकि जैसे ही पत्थर को हटाया गया, अचानक बदलाव आ गया। फुफकारो, 10,000 वर्षों से जमा हुए ज्वालामुखी की तरह एक गाढ़ा अस्पष्ट हरा गैस अचानक मांसल दीवार में मौजूद दरार से फूट पड़ा। यह दृश्य देखकर अथर्व चौंक गया। उसे लगा कि उसने किसी जाल को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने तुरंत विहान को पीछे हटने का निर्देश दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि विहान के स्वास्थ्य में जरा भी गिरावट नहीं आई। इसके विपरीत कालेन, जो पीछे पीछे चल रहा था और सांस रोके रखने के कारण उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था, हरे रंग की गैस के संपर्क में आते ही तुरंत अपना नियंत्रण खो बैठा। उफ! वह पास की मांसल दीवार से टिक गया और दिल दहला देने वाली एक सूखी उल्टी करने की कोशिश की। उसका पहले से ही काला पड़ा चेहरा अब पीला पड़ गया था। स्पष्टतः यह हरी गैस जहर नहीं थी। इसके बजाय यह दुर्गंध का एक अति अभेद्य
उन्नत संस्करण था जो पिछले वाले की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। जल्दी जल्दी जाओ। कैलेन को लगा जैसे उस गंध से उसके आंतरिक अंग सड़ने लगे हों। उसने आगे के अंधेरे रास्ते की ओर इशारा किया। उसकी आवाज चीख से फटी हुई थी। मैं लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका हूं। यहां बिताया हर पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गंदगी खा रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विहान का प्रबंधन करने की जहमत भी नहीं उठाई। एक पागल बैल की तरह वह गुफा के गहरे हिस्सों में सीधे घुस गया। इस दृश्य को देखकर अथर्व लगभग जोर से हंस पड़ा, यह देखते हुए कि हरित गैस से कोई खास खतरा नहीं था। उसने अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने विहान को निर्देश देना जारी रखा कि वह मांसल दीवारों में जड़े हुए ज्वार के हृदय को एक एक करके निकाल दे। बस कुछ ही मिनटों में मार्ग की मांसल दीवारों के दोनों ओर लगे नीले पत्थरों को विहान ने पूरी तरह से लूट लिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इनकी संख्या कम से कम 130 के आसपास थी। और जैसे जैसे हार्ट ऑफ द टाइड को हटाया जाता गया, मांसल दीवार से बड़ी मात्रा में हरी गैस निकलती गई। इस समय इस मार्ग के भीतर मौजूद हरी गैस भयावह रूप से घनी हो गई थी। सौभाग्य से कैलेन तेजी से भागा, अन्यथा वह इस दुनिया में दुर्गंध से दम घुटकर मरने वाला पहला एसएस रैंक का शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था। पर्याप्त धन एकत्र कर लेने के बाद अथर्व वहां और नहीं रुका। उसने विहान को निर्देश दिया कि वह इस दुर्गंधयुक्त सुरंग से जल्दी से गुजर जाए। संकरे रास्ते से गुजरने के बाद आगे का रास्ता अचानक खुल गया। हालांकि इससे भी बड़ी समस्या सामने आ गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो विहान एक विशाल भूल भुलिया में प्रवेश कर गया हो। उसके सामने 1 दर्जन घोर अंधेरे गलियारे थे। हर एक अलग दिशा में जा रहा था और उनमें से 2 तो उसके सिर के ऊपर लटके हुए थे। कैलेन थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी और हाँफ रही थी। उनके चेहरे की रंगत में काफी सुधार हो गया था। स्पष्टतः यहाँ की दुर्गंध काफी हद तक कम हो गई थी। यह देखकर अथर्व ने अपनी चेतना को वापस विहान के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। वास्तव में यहाँ की हवा काफी ताजा थी। हालांकि हल्की सी गंध अभी भी मौजूद थी, लेकिन यह उसकी स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। विहान को बाहर आने में इतना समय लगने पर कालेन ने तुरंत सच्ची प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने विहान को थम्स अप दिया। आप इतनी बदबूदार जगह पर इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते। मुझे सचमुच आपकी प्रशंसा करनी होगी। अथर्व ने विहान को नियंत्रित करते हुए शांत भाव से मुस्कुराया। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर अंदर हार्ट्स ऑफ द टाइड के और भी सदस्य होते तो मैं और भी देर तक रुक सकता था। कालेन, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे और जिया देश के ये महाप्रभु बिल्कुल अलग दुनिया के थे। उसने अपना सिर हिलाया और अब उस विषय पर और विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें आगे के 1 दर्जन घोर अंधेरे रास्तों पर टिका दी। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। फिलहाल हार्ट्स ऑफ द टाइड को भूल जाइए, चलिए गंभीरता से विचार करते हैं कि आगे कहाँ जाना है। अब हमारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं। इस विशालकाय जीव का शरीर एक विशाल भूल भुलैया है। उसने चिड़चिड़ाते हुए अपनी उंगलियों को अपने पहले से ही बिखरे हुए बालों में फिराया। हम हर रास्ते को एक एक करके आजमा नहीं सकते, है ना? इसमें कितना समय लगेगा? अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए शांतिपूर्वक अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था। वास्तव में बिना किसी सुराग के इन दर्जन भर रास्तों में से सही रास्ता ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन क्या वाकई उसे कोई सुराग नहीं था? अथर्व की आंखें थोड़ी सी झपकीं।
उसने विहान को चुपचाप अपने स्टोरेज रिंग से 6 प्राचीन दिखने वाली कांस्य की चाबियां एक-एक करके निकालने का निर्देश दिया। कालेन पहले तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। तुम इसे क्यों निकाल रहे हो? क्या अब यह बेकार नहीं है? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़ी शांति से 6 चाबियों को उनके पैरों के नीचे नरम मांसल दीवार पर करीने से सजा दिया। यह अभी भी मानक वृत्ताकार व्यवस्था थी। हालांकि इस बार जिस अजीब रोशनी की उसने आशंका की थी वह प्रकट नहीं हुई। वे 6 चाबियां वहां चुपचाप पड़ी थीं, मानो पीतल के 6 साधारण टुकड़े हों। कैलेन ने यह देखा और तुरंत मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव दिखाया। उसने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह चीज बेकार है। चलो बस एक रास्ता चुनकर चलते हैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करते। अगर हम और देर करेंगे तो जीवन का वो संतुलन उस दुष्ट थोर द्वारा सचमुच छीन लिया जाएगा। अथर्व ने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने विहान को धीरे धीरे नीचे बैठने का निर्देश दिया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और धीरे से उसे एक कुंजी पर दबाया। जादुई शक्ति का एक हल्का सा अंश बहती हुई धारा की तरह धीरे धीरे उसकी हथेली से प्रवाहित हुआ। भनभनाहट। अचानक बदलाव आ गया। 6 कांसे की चाबियां, जो पहले सुस्त और निर्जीव थीं, इस क्षण बिना किसी चेतावनी के एक साथ चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठीं। प्रकाश इतना तेज था कि कैलेन ने सहज रूप से अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ उठा लिया। तुरंत बाद एक प्राचीन शाश्वत आवाज, मानो अनंत समय और स्थान को पार करते हुए बिना किसी चेतावनी के सीधे उनकी आत्मा की गहराई में गूंज उठी। वह आवाज लिंगभेद रहित थी, उसमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं थी। फिर भी यह एक अप्रतिरोध्य भव्यता और विशालता से भरा हुआ था। इसे सुनते ही आत्मा अनायास ही कांप उठी। आकर पाओ मुझे। यह आवाज सुनकर अथर्व के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। द्वीप पर रहते हुए अथर्व ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि खंडहरों के भीतर किसी प्रकार की चेतना मौजूद है। यही चेतना थी जो हर किसी को कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रही थी। प्रारंभिक कांस्य कुंजी से लेकर उस पुकार तक जो अब सीधे आत्मा में गूंज रही थी। दूसरे पक्ष का उद्देश्य पहले से ही पूरी तरह स्पष्ट था। आकर पाओ मुझे। अथर्व के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। कौन है ये? मुझे उसे ढूंढने क्यों जाना चाहिए? यह मार्गदर्शन जैसा नहीं लग रहा था, यह किसी दानव की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। सभी को एक और भी भयावह और भी अज्ञात खाई की ओर आकर्षित करना। कौन बोल रहा है? कैरेन की सतर्कता भरी उद्गार ने अथर्व के विचारों को बाधित कर दिया। उसने चारों ओर देखा, उसका झुलसा हुआ चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। अथर्व ने कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप भी इसे सुन सकते हैं? कैरेन और विहान ने असमंजस भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। तुमने भी सुना? वो कैसी आवाज थी? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अथर्व की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तो इसे केवल वही लोग नहीं सुन सकते थे जिन्होंने कुंजी को सक्रिय किया था। इस विशालकाय जीव के अंदर मौजूद हर कोई इसे सुन सकता था, जिसका अर्थ था थोर और पोलिना ने भी इसे सुना था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के करेन के झुलसे हुए चेहरे पर बेतहाशा खुशी का भाव प्रकट हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि दिव्य कलाकृति कहाँ है। हम? अथर्व ने आश्चर्य से कहा। अगले ही क्षण उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति भी उत्पन्न हुई।
यह एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट स्थानिक निर्देशांक था। अंधेरी रात में प्रकाश स्तंभ की तरह इसने उसे आगे बढ़ने की दिशा दिखाई। विहान और करेन ने लगभग एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए। उनकी निगाहें संयोगवश निचले दाहिने कोने में स्थित अंधेरे गलियारे पर पड़ी। उस दिशा में जाओ। एक ही समय पर उस विशालकाय जानवर के शव के भीतर एक और मार्ग में थोर पोलिना और अन्य 2 लोगों को लेकर बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर भटक रहा था। उसने भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से चिड़चिड़ापन से भरा हुआ था। आखिर यह जगह कितनी बड़ी है? ये सब घिनौने रास्ते हैं और आसपास एक भी भूत नहीं है। जीवन का पेंडुलम आखिर कहाँ है? उनके पीछे खड़ी तनुश्री कुछ पल चुप रहने के बाद बोलने लगी। क्या हम अलग हो जाएं? इस तरह हम शायद अधिक कुशल हो सकते हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पोलिना ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, यह जगह विचित्रताओं से भरी है और खतरा अभी भी अज्ञात है। अगर हम मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। कम से कम हम एक दूसरे का ख्याल तो रख सकते हैं। ठीक तभी वे चारों बिना किसी चेतावनी के अचानक रुक गए। हर व्यक्ति के चेहरे पर सदमे का एक जैसा भाव दिखाई दे रहा था। क्या तुमने कुछ सुना? थोर ने गहरी आवाज में भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पोलिना और बाकी दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। थोर ने चारों ओर देखा। उसकी नीली आंखों में बिजली सी चमक रही थी। उसने अचानक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर धड़कती मांस की दीवारों पर जोर से चिल्लाया। आप कौन हैं? हम आपको कहां ढूंढें? हालांकि किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। वह पुरानी और गरिमामयी आवाज मानो कभी सुनाई ही नहीं दी। अगले ही पल वे चारों एक बार फिर अकड़ गए। उन्होंने एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए। उनकी निगाहें अपने पैरों के नीचे मौजूद अथाह मार्ग पर पड़ी। जीवन का झूला नीचे की ओर है। दूसरी ओर विहान और करेन बिना किसी झिझक के नीचे की ओर जाने वाले रास्ते में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ का रास्ता पहले वाले रास्ते से काफी संकरा था। अपनी सबसे संकरी जगह में इसमें मुश्किल से एक व्यक्ति ही समा सकता था। उनके चारों ओर फैली तेज दुर्गंध काफी समय पहले ही गायब हो चुकी थी। उसकी जगह खून की और भी तीखी गंध आ रही थी। वह उस जानवर के ताजे खून की अनूठी गंध थी। एक अजीब सी जंग लगी और सड़ती हुई गंध ने उनकी नाक में जोरदार तरीके से छेद कर दिया। अथर्व ने अनुमान लगाया कि जिस मार्ग में वे इस समय थे वह संभवतः उस विशालकाय जानवर की रक्तवाहिका थी। अब नस में मौजूद खून काफी समय पहले ही सूख चुका था। फिर भी खून की तीव्र गंध हजारों वर्षों से बनी हुई थी जो दूर होने से इनकार कर रही थी। इस जगह से बहुत ही घिनौनी बदबू आ रही है। अरुणा विहान के पीछे पीछे चल रही थी और चलते समय बड़बड़ाते हुए शिकायतें कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम उस जानवर की आंतों में नहीं पहुंचे थे? यह सुनकर अथर्व को थोड़ा मजा आया। चिंता मत करो, भले ही यह आंतें हों, यह स्टील के दरवाजे से बेहतर है। दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। रास्ता भी धीरे धीरे अधिक ढलान वाला और सीधा होता चला गया। अंततः उनके पैरों के नीचे की मुलायम मांसल दीवारें पूरी तरह से गायब हो गईं। उसके स्थान पर अथाह अंधकार छाया हुआ था। वे दोनों इस ऊर्ध्वाधर मार्ग में लगातार नीचे की ओर गिर रहे थे। भूश! हवा की सीटी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उनके शरीर तेजी से नीचे गिर रहे थे। भारहीनता की यह अनुभूति पूरे 1 मिनट तक बनी रही। अंत में वे दोनों संकरी रक्तवाहिका से पूरी तरह बाहर गिर गए।
हालांकि वे अभी भी गिर रहे थे। उनके आने से पहले वह जगह अब वह दमनकारी और तंग जगह नहीं रही थी, लेकिन एक व्यापक भव्य दुनिया। वे अपने आसपास मौजूद विचित्र चमकती हुई समुद्री शैवाल पर निर्भर थे। हाँ भाई लोग, कहानी में मज़ा आ रहा है ना तुम लोगों को? बस ऐसे ही मैं बीच बीच में आता रहूँगा ताकि यूट्यूब अपनी बैंड ना बजाए। धन्यवाद, आगे कहानी सुनते रहें। अथर्व को अपने आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वे इस समय एक ऐसे भयावह और विशाल स्थान में थे जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव था। उस स्थान के ऊपरी और किनारों की दीवारें लगातार स्पंदित हो रही थीं, गहरे लाल रंग की मांसल दीवारें। वे मकड़ी के जाले जैसी घनी विचित्र आकृतियों से ढके हुए थे जो आपस में गुंथी हुई विशाल रक्त वाहिकाओं की तरह दिखती थीं। और उनके नीचे वह एक विशाल अंतहीन सफेद भूमि थी जो अनगिनत सफेद हड्डियों से बनी थी। प्रत्येक कंकाल पिछले वाले से बड़ा था। कुछ पहाड़ जैसे थे, कुछ ड्रैगन जैसे। उनमें से कुछ के पंख और पंजे भी विचित्र थे जिन्हें अथर्व ने पहले कभी नहीं देखा था। स्पष्टतः ये सभी उस विशालकाय जानवर द्वारा अपने जीवन काल में खाए गए शिकार थे। और इस कब्रिस्तान के केंद्र में वह एक विशाल असीम गहरे हरे रंग की झील थी। झील की सतह से लगातार बुलबुले गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उठते थे, जिससे एक संक्षारक आभा निकलती थी जो दांतों में दर्द पैदा करती थी। अथर्व ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः उस विशालकाय जानवर के पेट का अम्लीय पदार्थ था। हालांकि अथर्व को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके सामने का भयावह नरक जैसा दृश्य नहीं था, लेकिन गहरे हरे रंग की झील के ठीक ऊपर एक विशाल चमकदार सुनहरा पेंडुलम चुपचाप हवा में लटका हुआ था। पेंडुलम एक अज्ञात सुनहरी धातु से बना था जिसका डिजाइन प्राचीन था और उसमें एक पवित्र और गंभीर आभा व्याप्त थी। पेंडुलम पर अनगिनत गहन और जटिल रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे जो धीरे धीरे ऐसे बह रहे थे मानो उनमें जीवन हो। पेंडुलम से जीवन की आभा से परिपूर्ण एक विशाल राजसी और भयावह दबाव फूट पड़ा। महज एक झलक से ही आत्मा अनियंत्रित रूप से कांप उठती थी, जिससे पूजा में नतमस्तक होने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती थी। बिना किसी संशय के यही तो जीवन का झूला था। यह पाया आखिरकार हमें मिल ही गया। हालांकि उसका शरीर अभी भी तेजी से नीचे गिर रहा था, फिर भी करेन खुद को उन्मादी जयकार करने से नहीं रोक सकी। यह जीवन का पेंडुलम, यही तो बिल्कुल सच्चा जीवन का पेंडुलम है। विहान के शरीर के भीतर स्थित अथर्व की चेतना ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। एक दिव्य कलाकृति ऐसी ही दिखनी चाहिए। इस विशालकाय वस्तु की तुलना में द्वीप पर पहले पाए जाने वाले सोने के पेंडुलम नितांत निम्न स्तर के थे। यह देखकर कि दोनों एक सुनसान सफेद कब्रिस्तान में बुरी तरह से टकराने वाले थे, अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया और शांतिपूर्वक अपने हाथ में शाश्वत स्वीकृति का प्रतीक उठाया। पानी की एक अदृश्य धारा अचानक हवा में प्रकट हुई, मानो दो कोमल बड़े हाथ उनके गिरते हुए शरीरों को हल्के से सहारा दे रहे हों। अंततः वे मजबूती से ठोस जमीन पर उतर गए। हाँ। जैसे ही करेन उतरी, उसने विजी हंसी हंस दी। वह तुरंत हवा में उड़ गया, विशाल अंतरिक्ष का एक चक्कर लगाया और आसपास के वातावरण का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। कुछ ही क्षणों बाद वह वापस जमीन पर आ गिरा। उसका झुलसा हुआ चेहरा स्पष्ट उत्तेजना से भरा हुआ था। थोर और उनके साथियों का कोई पता नहीं। जाहिर है उन्हें अभी तक यह जगह नहीं मिली है। हमें जल्दी करनी होगी और जीवन के पेंडुलम को अपने हाथ में लेना होगा। अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया और सिर हिलाया। उसने दूर स्थित 3 मंजिला इमारत जितने बड़े सुनहरे पेंडुलम की ओर देखा, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं।
यदि इतनी बड़ी वस्तु को भंडारण स्थान में नहीं रखा जा सकता, वे इसे कैसे निकालेंगे? हालांकि विहान धीरे धीरे जीवन के पेंडुलम की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। अथर्व ने अचानक धीमी सी आह भरी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह विशाल सुनहरा पेंडुलम केवल हवा में लटका हुआ नहीं था। इसके चारों कोनों पर और इसके दोनों मध्य सिरों पर वास्तव में इसे 6 भयानक रूप से मोटी घोर काली जंजीरों से कसकर बांधा गया था। अज्ञात पदार्थ से बनी ये जंजीरें पूरी तरह से काली थीं और इनसे एक भयावह आभा निकल रही थी जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। जंजीरों का दूसरा सिरा उनके चारों ओर लगातार धड़कती हुई गहरे लाल रंग की मांसल दीवारों में गहराई से धंसा हुआ था, मानो वे उसी से उत्पन्न हुई हों। अथर्व के पास एक क्लोन था जो गठन का एक महान उस्ताद था। एक ही नजर में अथर्व को सुराग मिल गया। इन 6 कड़ियों की व्यवस्था और उन पर खुदे हुए गहन प्रतीकों से स्पष्ट रूप से एक अत्यंत परिष्कृत मुहर का निर्माण होता था। गठन। इस संरचना का उद्देश्य जीवन के झूलते हुए चक्र को यही मजबूती से स्थापित करना प्रतीत होता था। अथर्व की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। क्यों? सील क्यों होगी? क्या यहाँ कोई गठन हो रहा है? क्या जीवन पेंडुलम एक पौराणिक दिव्य कलाकृति नहीं थी? इसे सील करने की आवश्यकता क्यों होगी? जैसे ही अथर्व को लगा कि कुछ सूक्ष्म रूप से गड़बड़ है, अचानक वही पुरानी आवाज फिर सुनाई दी। इस बार अथर्व ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। आवाज जीवन के झूले की दिशा से आ रही थी जो आगे की ओर घूम रहा था। आप आखिरकार तुम यहां आ ही गए। अथर्व ने अपने सामने रखे विशाल सुनहरे पेंडुलम को देखा। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। क्या वह चेतना जो अब तक गुप्त रूप से सभी का मार्गदर्शन कर रही थी, स्वयं जीवन का पेंडुलम हो सकती है? एक दिव्य कलाकृति जिसमें स्वयं की चेतना हो? इस बात की पुष्टि करने के लिए अथर्व ने विहान को नियंत्रित करके उसके कदमों की गति धीमी कर दी। उसने अपना सिर उठाया, हवा में लटकी हुई उस विशालकाय वस्तु को निहारा और धीरे से बोला, आप कौन हैं? उनकी शांत आवाज उस खाली जगह में गूंज उठी। कुछ क्षण बाद वह प्राचीन कर्कश आवाज फिर सुनाई दी, मैं तुम्हारे ठीक सामने हूं। अथर्व की आंखें थोड़ी सी झपकीं। क्या आप जीवन का पेंडुलम हैं? यह प्रश्न सुनकर प्राचीन आवाज ने एक क्षण के लिए विचार किया। सटीक रूप से कहूं तो मैं जीवन पेंडुलम की कलाकृति आत्मा हूं। यह कहना भी गलत नहीं है कि मैं जीवन का पेंडुलम हूं। कलाकृति आत्मा। अथर्व ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इस दुनिया में उसने पहली बार आर्टिफैक्ट स्पिरिट शब्द सुना था। तो क्या डिवाइन आर्टिफैक्ट्स में सचमुच आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स होती हैं? उसने अपना सिर घुमाया और कैलिन की ओर देखा, जो अभी भी उसके बगल में सदमे में था। क्या प्राचीन मिस्र से प्राप्त दिव्य कलाकृति में भी एक कलाकृति आत्मा है? यह सुनकर कैलिन ने अनजाने में अपने बिखरे हुए बालों को खुजलाया और उसके झुलसे हुए चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। दिव्य कलाकृति? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी दिव्य कलाकृति देखी ही नहीं। आर्टिफैक्ट स्पिरिट की तो बात ही छोड़िए। अथर्व कुछ देर के लिए अवाक रह गया। आप एक प्रतिष्ठित राजकुमार ने तो अपने ही देश की दिव्य कलाकृति को कभी देखा तक नहीं है। गोपनीयता का काम कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। बेशक यह भी संभव है कि प्राचीन मिस्र के राजा को अपने भोले भाले बेटे पर पूरी तरह से भरोसा न हो। उन्होंने उस विषय पर विचार करना बंद कर दिया, अपनी निगाहें वापस उस विशाल जीवन पेंडुलम पर टिका दी और पूछताछ जारी रखी। खंडहरों में प्रवेश करने के बाद क्या सभी दिशा निर्देश आपके नियंत्रण में थे? कुछ क्षण बाद वह प्राचीन आवाज फिर से सुनाई दी।
इस बार यह रुक रुक कर सुनाई दे रहा था, एक अवर्णनीय कमजोरी से भरा हुआ। यह सही है। मैं यहाँ अनगिनत वर्षों से चुप रहा हूँ। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। यह सुनकर कालेन तुरंत उत्साहित हो गया। वह खिलखिलाकर हंसा। उसका झुलसा हुआ चेहरा स्पष्ट उत्साह से भरा हुआ था। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं तुम्हें अभी बाहर ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने अलविदा कहना भी जरूरी नहीं समझा। वह धनुष की डोरी से निकले तीर की तरह ऊपर उठा और सीधे जीवन के विशाल पेंडुलम की ओर दौड़ पड़ा। वापस आओ। विहान ने अवचेतन रूप से हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे केवल एक धुंधली छवि ही प्राप्त हुई। कैलेन की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह विशाल सुनहरे पेंडुलम के सामने पहुंच चुका था। विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि यह मामला निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। सील क्यों थे? इस जीवन पेंडुलम के चारों ओर बनने वाली संरचनाएं। इसे यहाँ किसने सील किया? इसे यहाँ सील करने का उद्देश्य क्या था? इन सवालों का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। हालांकि कैलेन पहले ही आसानी से प्राप्त होने वाली दिव्य कलाकृति से अंधा हो चुका था। वह हवा में तैर रहा था और उसे करीब से उस पर हमला करने वाली विशाल दैवीय शक्ति का एहसास हो रहा था। उसका झुलसा हुआ चेहरा अनियंत्रित उत्तेजना और कट्टरता से भरा हुआ था। उसने अपना काला हाथ आगे बढ़ाया, ठंडे सुनहरे पेंडुलम को धीरे से सहलाया, उस पर बहते रहस्यमय प्रतीकों को महसूस किया और आश्चर्य से स्कत्स्क की आवाज निकाली। अत्यंत अत्यंत शानदार। दिव्य कलाकृति ऐसी ही दिखनी चाहिए। उसने विशाल पेंडुलम का एक चक्कर लगाया और तुरंत ही उसे बांधने वाली 6 काली जंजीरों को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर ठंडी जंजीरों पर थपथपाया, जिससे एक धीमी धातुई खनक की आवाज आई। हम कुछ टूटी हुई जंजीरें किसी दिव्य कलाकृति को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैं इनकी तस्वीरें कैसे खींचता हूँ। इसके साथ ही उसने गहरी सांस ली और उसका पहले से ही मांसल शरीर एक और साइज तक फैल गया। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां ग्रेनाइट की तरह विस्फोटक शक्ति से भरपूर होकर ऊंची उठी हुई थीं। उसने दोनों हाथ फैलाए, मोटी जंजीरों में से एक को मजबूती से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। वह दहाड़ा, उसका झुलसा हुआ चेहरा लाल हो गया। हालांकि काली जंजीर स्थिर रही, उसमें हल्की सी भी हलचल नहीं हुई। यह देखकर कैलेन का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। उसने अपने सामने मौजूद अविश्वसनीय रूप से मजबूत जंजीर को कुछ अविश्वास के साथ देखा और अनजाने में ही एक अपशब्द बोल दिया। यह क्या बदतमीजी है? उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी परिणाम निष्फल रहा। उसने कुछ झुंझलाहट के साथ हाथ छोड़ दिया और उसकी काली आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। राका क्रोध। वह दहाड़ा और सुनहरी रोशनी से बनी एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी अचानक उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसने युद्ध कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाया और उसे पूरी ताकत से अंधेरी जंजीर पर दे मारा। क्लैंग। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। एक भयानक ऊर्जा का झटका आंधी की तरह फैल गया, जिससे नीचे की कंकालनुमा धरती से हड्डियों की राख की एक मोटी परत उड़ गई। हालांकि जब चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी बिखर गई, कैलेन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह काली जंजीर अभी भी बरकरार थी, जो विशाल पेंडुलम को बांधे हुए थी। एक मामूली खरोंच भी नहीं बची। कालेन ने नीचे विहान की ओर देखा, जो अविचलित रहा, और अधीरता से उसे आग्रह किया। तुम अब भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और कार्रवाई करो। अगर हम और देर करते रहे तो वाकई बहुत देर हो जाएगी।
हालांकि अथर्व अब भी अपने सामने की हर चीज को शांतिपूर्वक देख रहा था। उसने अपना सिर फिर उठाया और धीरे धीरे विशाल जीवन पेंडुलम से बात की। आपको यहाँ क्यों बंद किया गया था? तुम्हें किसने सील किया? हालांकि इस बार जीवन के पेंडुलम ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बूढ़ी और कमजोर आवाज लगातार एक ही बात दोहराती रही, मुझे बाहर ले जाएं, मुझे यहां से दूर ले चलो। कालेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार काली जंजीर को खींचा। मैं तुम्हें भी बाहर ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह मनहूस जंजीर बहुत मजबूत है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। हालांकि अगले ही पल जीवन के झूले से प्राचीन आवाज फिर से सुनाई दी, इस कुंजी का प्रयोग करें। चाबी? कौन सी कुंजी? कैलेन पहले तो चौंक गया, फिर अचानक प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और नीचे विहान की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। वो 6 चाबियां अभी भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, है ना? जल्दी करो, इन्हें बाहर निकालो। यह सुनकर अथर्व तुरंत समझ गया। पता चला कि 6 कांस्य चाबियों का इस्तेमाल जीवन पेंडुलम पर लगी मुहर को खोलने के लिए किया जाता था। लेकिन क्या उसे वाकई इसे अनलॉक करना चाहिए? अथर्व को प्रबल पूर्व सूचना हुई थी। जीवन पेंडुलम की सील पूरी तरह से खुल जाने के बाद कुछ बेहद भयावह घटित होगा। विहान की झिझक देखकर काले चिंतित हो गया और उसे लगातार प्रोत्साहित करता रहा। संकोच मत करो दोस्त, थोर किसी भी क्षण यहां आ सकता है। लेकिन जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, बूम! अचानक बिना किसी चेतावनी के एक चकाचौंध भरी नीली बिजली आसमान के अंधेरे को चीरती हुई गुजरी। मानो स्वर्ग के किसी देवता का क्रोध बरस रहा हो, यह धमाके के साथ नीचे उतरा। पोलिना को बाहों में लिए हुए थोर का बलवान शरीर आकाश से नीचे उतरा। वह पास ही स्थित वीरान कंकालनुमा धरती पर स्थिर रूप से उतरा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी और जोशीली मुस्कान थी। आपको निराश करने के लिए क्षमा कीजिए, मैं तो पहले से ही यहां हूं। थोर! उस आदमी को दोबारा देखकर कलुन का झुलसा हुआ चेहरा पल भर में इतना उदास हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपकने लगेगा। ये आदमी तो जल्दी आ गया। इस समय थोर ने विहान और कलुन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका सारा ध्यान हवा में लटके विशाल सुनहरे पेंडुलम पर केंद्रित हो गया था। क्या यही जीवन का पेंडुलम है? उसने पोलिना को सावधानी पूर्वक अपनी बाहों में नीचे उतारा और अपने से पहले कलुन की तरह धीरे धीरे सुनहरे पेंडुलम के सामने की ओर उड़ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कई मीटर की दूरी से उसने सावधानी पूर्वक उस विशाल दिव्य शक्ति को महसूस किया जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उनकी नीली आंखों में अनियंत्रित उत्तेजना और कट्टरता झलक रही थी। द्वीप पर पहले हुई झूठी चेतावनी के कारण इस बार थोर ने इसे असाधारण रूप से सावधानी से महसूस किया। यह सही है, यही तो एहसास है। विशाल, भव्य, अनंत जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण एक दिव्य कलाकृति में इतना ही दबाव होना चाहिए। यह सच है, यह सच है। वह अपने दिल में उमड़ रहे उल्लास को और दबा नहीं सका और आकाश की ओर गर्व और अहंकार से भरी हंसी हंस पड़ी। हाँ 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 हाँ, आखिरकार, मुझे आखिरकार एक दिव्य कलाकृति मिल ही गई। नीचे पोलिना भी विशाल सुनहरे पेंडुलम को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक उज्ज्वल और मनमोहक मुस्कान थी जिस पर दुख या खुशी का कोई निशान नहीं था। अथर्व दूर से यह सब देख रहा था। वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि यह महिला वास्तव में अपने दिल में क्या सोच रही है। तभी अंशु शर्मा और तनुश्री भी देर से पहुंचे। जैसे ही उन्होंने विशाल सुनहरे पेंडुलम को देखा,
उनके चेहरे पर भी अपार खुशी झलकने लगी। उन्हें मिल गया। आखिरकार उन्हें वह मिल ही गया। वह बूढ़ी और कमजोर आवाज धीरे धीरे फिर से सबकी आत्मा की गहराई में गूंज उठी। मुझे दूर ले चलो, मुझे यहां से बाहर ले चलो। यह सुनकर थोर की मुस्कान और भी अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और अहंकारी हो गई। चिंता मत करो, बिल्कुल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वह धीरे से मुड़ा। उसकी नीली आंखें ऊपर से नीचे फैली हुई हड्डियों से भरी हुई निर्जन धरती को देख रही थीं। लेकिन उससे पहले मुझे 2 परेशान करने वाले छोटे रेंगने वाले कीड़ों से निपटना होगा। बोलने के बाद उसकी निगाहें 2 तेज खंजरों की तरह विहान पर मजबूती से टिक गईं। उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पहले भी कहा था, एक बार जब मुझे असली दिव्य कलाकृति मिल जाएगी तो तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होगा। अब मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। यह देखकर कलुन ने नाक सिकोड़ी। उसका शरीर डगमगाया और वह बिना किसी झिझक के ऊपर उड़ गया और विहान के सामने स्थिर रूप से उतर गया। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मुझे भी शामिल कर लीजिए। थोर, मैंने तुमसे बिजली गिराने का बदला नहीं लिया है। अथर्व के चेहरे पर हैरानी के भाव झलक रहे। हेलो गाइस, फिर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आना पड़ेगा भाई। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, एंजॉय करो आगे कहानी। थे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन मिस्र का यह दिखने में सरल स्वभाव वाला राजकुमार अप्रत्याशित रूप से वफादार होगा। इस स्थिति में भी यह व्यक्ति अभी भी उसका पक्ष लेने को तैयार था। इसी बीच अंशु शर्मा और तनुश्री को भी विहान और कलुन के सामने तुरंत भूमिका मिल गई। 4 के मुकाबले 2। स्थिति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। थोर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, जिससे लगातार कई कुरकुरी चटकने जैसी आवाजें निकलीं। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी और घमंडी मुस्कान लिए उसने लापरवाही से अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर हाथ हिलाया। आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही उन दोनों से निपट सकता हूं। यह सुनकर कलुन ने गुस्से से अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका झुलसा हुआ चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। अपनी बड़ाई करना बंद करो। मैं अकेले ही तुमसे निपटने के लिए काफी हूं। शब्द मुंह से निकलते ही धमाका हो गया। थोर के शरीर से एक भयंकर नीली बिजली अपनी शक्ति में चरम सीमा पर एक गर्जना के साथ फूट पड़ी। भयानक बिजली के सांप उग्र ड्रैगन की तरह उसके चारों ओर बेतहाशा उत्पात मचा रहे थे। अंतरिक्ष को चीर देने की क्षमता से भरपूर वह भयानक दबाव एक उफनती बाढ़ की तरह बेतहाशा हर दिशा में फैल गया। इस भयावह दबाव के कारण आसपास की हवा असहनीय तनाव की एक दुख भरी कराह उठी। कलुन की भौहें तुरंत ही कसकर सिकुड़ गईं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि थोर की पूरी शक्ति का सामना करते हुए वह उतना सहज नहीं था जितना उसने दावा किया था। रा के नाम पर सोए हुए रक्षक को जगा। उसने धीमी सी दहाड़ मारी और उसकी काली आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। बिना किसी चेतावनी के एक विशालकाय नीले रंग का प्रेत धीरे धीरे उसके पीछे प्रकट हो गया। यह नीली ऊर्जा से बना एक विशालकाय जीव था, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और जो विस्फोटक शक्ति से भरपूर था। इसका निचला हिस्सा लगातार घूमती हुई नीली धुंध से भरा हुआ था, जो रहस्य और भव्यता से परिपूर्ण था। हालांकि जैसे ही कलुन मरने तक लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसके पीछे खड़ा विहान धीरे से बोला, यह जीवन का झूला हम आपको दे देंगे। हम हार मानने का विकल्प चुनते हैं। शांत आवाज स्पष्ट रूप से वहां मौजूद सभी लोगों तक पहुंची। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पूरा इलाका अचंभित हो गया। कलुन का झुलसा हुआ चेहरा अविश्वास और सदमे से भरा हुआ था। उसने अचानक अपना सिर घुमाया,
उसे यह भी संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। तुमने अभी क्या कहा? विहान ने शांत भाव से दोहराया। मैंने कहा, हम हार मानने का विकल्प चुनते हैं। उसने अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखें कालू को गंभीरता से देख रही थीं। वे 4 हैं और हम सिर्फ 2 हैं। हम जीत नहीं सकते। यहाँ मरने के बजाय स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना और अपनी रक्षा करना बेहतर है। यह सुनकर थोर ने तुरंत एक क्रूर और उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई। कितनी अज्ञानता है। विहान, इस समय क्या आपको लगता है कि अगर आप कहते हैं कि आप हार मान लेते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा? क्या तुम बहुत भोले हो? अथर्व द्वारा नियंत्रित विहान असामान्य रूप से शांत दिखाई दिया। मुझे पता है तुम मुझे जाने नहीं दोगे, लेकिन मैं आपसे एक सौदा कर सकता हूं। थोर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक सौदा? आप मेरे साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हैं? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर मौजूद हिंसक नीले रंग के बिजली के सांप जोर से चटकने लगे। तुम्हें मुझसे सौदा करने का क्या अधिकार है? विहान ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और शांत भाव से हवा में लटके विशाल जीवन पेंडुलम की ओर इशारा किया। क्या आपने उन जंजीरों पर ध्यान दिया? यह सुनकर थोर ने अनजाने में ऊपर की ओर देखा। दरअसल तभी उन्होंने देखा कि विशाल सोने का पेंडुलम 6 बेहद मोटी, गहरे काले रंग की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। यह एक अत्यंत गहन मुहर है गठन। विहान की आवाज धीमी थी। यदि आप इस सील को नहीं खोल सकते, निर्माण प्रक्रिया के दौरान भले ही आपको जीवन का पेंडुलम मिल जाए, आप उसे बिल्कुल भी छीन नहीं पाएंगे। और मेरे पास उस मुहर को खोलने की चाबी है। बोलने के बाद विहान ने अपने स्टोरेज रिंग से पीतल की चाबियों में से एक चाबी निकाली। यह वही उपकरण था जिसका उपयोग उन्होंने पहले भंवर बनाने के लिए किया था। थोर के चेहरे पर तुरंत अनिश्चितता और आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। दूर से देखने पर पोलिना की खूबसूरत नीली आंखों में भी हैरानी का भाव झलक रहा था। क्या जीवन पेंडुलम पर कोई मुहर है? थोर ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ 6 घोर काली जंजीरों की ओर फिर से देखा। उसने गहरी सांस ली और अपने स्टोरेज रिंग से एक नाटकीय आकार का विशालकाय युद्ध हथौड़ा निकाला। विनाशकारी आभा से भरे युद्ध हथौड़े पर बिजली चमकी। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे थोर के हथौड़े का सामना कौन कर सकता है। उसने एक धीमी दहाड़ मारी और उसका पूरा शरीर एक चमकदार नीली बिजली की रोशनी में बदल गया, जो आसमान में ऊपर की ओर चली गई। उसने युद्ध हथौड़े को ऊंचा उठाया और उसके चारों ओर की प्रचंड बिजली की शक्ति उसमें इस प्रकार समाहित हो गई जैसे 100 नदियां समुद्र में बह रही हों। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। वह दहाड़ा और गुस्से में काली जंजीरों में से एक पर टूट पड़ा। क्लैंग! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। एक श्रेणी 12 के तूफान की तरह वह भयानक ऊर्जा का झटका चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गया। इस भयानक प्रभाव से नीचे की विशाल हड्डियों से भरी धरती भी हिंसक रूप से हिल गई, जिससे हड्डियों की राख की एक मोटी परत बन गई। हालांकि जब चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी छंट गई तो थोर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। घोर काली जंजीर अभी भी पूरी तरह से बरकरार थी, जो विशाल पेंडुलम को बांधे हुए थी। इससे एक मामूली खरोंच भी नहीं आई थी। यह थोर की आंखों में अविश्वास और हैरानी का एक क्षणिक भाव झलक उठा। यह जंजीर किस चीज से बनी है? यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अटूट जंजीरों के सामने थोर के हताश चेहरे को देखकर विहान और कालेम को छोड़कर वहां मौजूद बाकी सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। थोर ने पहले सोचा था कि चाबियां केवल मार्ग खोलने के लिए हैं।
एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद वे किसी काम के नहीं रहेंगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये चाबियां जीवन पेंडुलम पर लगी मुहर को भी खोल सकती हैं। 6 चेन, 6 चाबियां, न ज्यादा न कम, बिल्कुल सही। इससे थोर को विहान की बातों पर एक बार फिर विश्वास हो गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे पकड़ो, उसके हाथ से चाबियां छीन लो। जैसे ही उसके शब्द मुंह से निकले, बूम, थोर एक चमकदार नीली बिजली की रोशनी में परिवर्तित हो गया, जैसे टेलीपोर्ट हो रहा हो, और विहान के स्थान की ओर उग्रता से झपट्टा मारा। अंशु शर्मा ने भी बिना किसी झिझक के अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को ऊपर उठाया और उसकी नोक पर एक शांत नीली लौ तेजी से संघनित हो गई। तनुश्री ने पहले ही अपना हाथ अपनी कमर पर बंधे कोटेत्सु पर रख दिया था और उसकी तेज आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। केवल पोलिना ही स्थिर खड़ी रही, बिना हिले डुले। उसकी खूबसूरत नीली आंखें अभी भी शांत विहान को रुचि से देख रही थीं, मानो वह उसकी अगली चाल का अनुमान लगा रही हो। इस भीषण हमले का सामना करते हुए जो किसी भी एसएस रैंक के विशेषज्ञ के चेहरे के भावों को बदल देगा। अथर्व द्वारा नियंत्रित विहान ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने शांति से अपने हाथ में मौजूद पीतल की चाबी उठाई और तेजी से पास आ रही नीली बिजली की रोशनी पर जोर से चिल्लाया, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा? तब तक आप में से किसी को भी जीवन का झूला नहीं मिलेगा। शांत आवाज बिजली की कड़क की तरह सबके कानों में गूंज उठी। जैसे ही उसने यह कहा, विहान के लगभग करीब पहुंच चुकी नीली बिजली की बत्ती उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर अचानक रुक गई। थोर की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके चारों ओर मौजूद हिंसक नीले रंग के विद्युतीय सांप कड़क रहे थे, जो स्पष्ट रूप से उसके अत्यधिक क्रोध को दर्शा रहे थे। अंशु शर्मा और तनुश्री ने भी अपनी गतिविधियां रोक दी। थोर ने विहान को ध्यान से देखा। उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इतनी महत्वपूर्ण चीजें इतनी आसानी से नष्ट हो सकती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट की। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप करीब आकर देख सकते हैं। वह रुका और समझाने लगा, हमने जीवन के इस झूलते चक्र को त्यागने का पहले ही निर्णय ले लिया है। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? बशर्ते आप मुझे और कालेन को सुरक्षित जाने दें। मैं सभी 6 चाबियां देने को तैयार हूं। दूर से आती हुई पोलिना की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने विहान को यह कहते सुना, यह आदमी क्या योजना बना रहा है? उसे विश्वास नहीं था कि विहान इतनी आसानी से जीवन के इस झूले को छोड़ देगा। अंशु शर्मा और तनुश्री ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी। विहान और कालेन को मारने का अब निश्चित रूप से सबसे अच्छा समय था। अगर उन्हें इस तरह जाने दिया गया तो शायद फिर कभी ऐसा अच्छा अवसर न मिले। हालांकि इससे पहले उन्होंने उन चाबियों की सामग्री पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। क्या होगा अगर उन्हें सचमुच नष्ट किया जा सके? तब उनके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उन्होंने इस पर जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। थोर ने भी जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। उसके चारों ओर चमकती नीली बिजली धीरे धीरे कम होती गई। विहान को देखकर उसने पहली बार उसकी प्रशंसा की। आप बहुत तेज हैं। तुम्हें जीवित रहने का एकमात्र मौका मिल गया है। मैं सहमत हूं। जब तक तुम मुझे वो 6 पीतल की चाबियां सौंप नहीं देते, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अथर्व ने विहान को नियंत्रित करते हुए शांतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मुझे मौखिक वादों पर भरोसा नहीं है। अपने महान प्रकाश के स्वामी की शपथ लो।
फ्री फेडरेशन जिया देश से अलग है। उनका अपना धर्म है। वह प्रकाश के महान स्वामी हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व की उम्मीद जगाई थी। उन्होंने ही मानव जाति को पेशे बदलने का अवसर दिया। स्वतंत्र संघ के लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से अपना धर्म मानते हैं। एक बार जब प्रकाश के देवता के नाम पर शपथ ले ली जाती है तो उसे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। विहान की विनती सुनकर थोर की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। वह संघर्ष कर रहा था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद भी उन्होंने समझौता करना ही चुना। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपनी छाती पर रख लिया। उसके सुंदर चेहरे पर अभूतपूर्व श्रद्धा का भाव था। मैं थोर, प्रकाश के महान भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ, जब तक विहान और काले मुझे वे 6 कांस्य चाबियां नहीं सौंप देते, मैं इस खंडहर में उन पर फिर कभी हमला नहीं करूंगा। अगर मैंने यह शपथ तोड़ी तो मैं हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाऊं, कभी प्रकाश न देख पाऊं। यह सब करने के बाद थोर का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उसने विहान को घूरकर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। अब क्या आप संतुष्ट हैं? अथर्व मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर बिना किसी झिझक के अपने हाथ में मौजूद सभी 6 चाबियां बाहर फेंक दीं। फिर उसने अपने बगल में बैठे पहले से ही स्तब्ध कालेन से धीरे से कहा, चल दर। उन दोनों को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखना। थोर की आंखें पूरी तरह से सिकुड़ गईं। 6 भारी कांस्य कुंजियों को देखते हुए उसने एक उठाया और बस उसे आजमा कर देखा। देखने में साधारण सी लगने वाली यह कांसे की चाबी वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत थी। उनकी ताकत के बावजूद भी क्षति का कोई निशान नहीं था। थोर का चेहरा पल भर में इतना उदास हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपकने लगेगा। धत तेरी की, उस आदमी ने मुझे धोखा दिया। उसने धीमी आवाज में अपशब्द कहे। उसके दिल में उमड़े गुस्से ने उसकी तर्कशक्ति को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हालांकि वह पहले ही प्रकाश के देवता के नाम पर शपथ ले चुका था। इस समय कुछ भी कहने का समय नहीं था। उसे पहले केवल जीवन का पेंडुलम ही मिल सका। उसने चाबी ली और ऊपर की ओर उड़ गया। धीरे धीरे अंधेरी जंजीरों में से एक की ओर बढ़ने लगा। यकीन से जैसे ही वह पास पहुंचा, ठंडी जंजीर पर अचानक एक प्राचीन चाबी का छेद दिखाई दिया। तभी थोर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम विहान ने चाबियों से सील को खोलने की क्षमता के बारे में झूठ तो नहीं बोला था। इस प्रकार थोर ने अपने हाथ में मौजूद प्रत्येक कुंजी को आजमाया। अंत में आखिरी से दूसरी चाबी की मदद से उसने उसे सफलतापूर्वक ताले में डाल दिया। उसी समय उन्हें अपनी चरम क्षमता पर लौटने के लिए लंबे समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। वह एक नरम परसिमन फल नहीं बनना चाहता था जिसे दिव्य कलाकृति प्राप्त करने के बाद कोई भी चुटकी भरकर खा सके। यह सोचते ही थोर की आंखों में एक हल्की सी ठंडी चमक कौंध गई। वह धीरे से मुड़ा और अपनी दमनकारी निगाह अंशु शर्मा की ओर डाली, जो ज्यादा दूर नहीं थी। उसने लापरवाही से अपने हाथ में बची हुई तीनों पीतल की चाबियां दूसरी तरफ फेंक दीं। इसके बाद आप शेष जंजीरों को खोलेंगे। अंशु शर्मा ने सहज रूप से चाबियां पकड़ी, अपनी नाक की ओर इशारा किया और पूरी तरह से हैरान दिखाई दिए। अरे मैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि थोर, जिसने पहले ही 3 जंजीरें खोल दी थीं, अचानक बीच में ही क्यों बदलना चाहता था। हालांकि थोर का उसे समझाने का कोई इरादा नहीं था। उनकी नीली आंखों में निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहूं तो तुम जाओगे। अस्पष्ट मत बनो। अंशु शर्मा के गालों की मांसपेशियां फड़क उठीं।
वह थोर के आदेश का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सका और केवल खुद को संभालकर आगे बढ़ सका। जी हाँ, श्रीमान थोर। उसके पीछे भूतिया नीली लपटें उमड़ पड़ी, जिन्होंने विशाल पंखों की एक जोड़ी का रूप ले लिया। अपने पंखों को धीरे से फड़फड़ाते हुए उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा और विशाल जीवन पेंडुलम के सामने आ गया। उसने चाबियों में से एक उठाई, गहरी सांस ली और सावधानी पूर्वक उसे चौथी चाबी की गुच्छी के छेद में डाल दिया। एक हल्का सा मोड़, दरार, चौथी चेन भी एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई। हालांकि जिस क्षण चेन टूट गई, एक भयानक खिंचाव बल जो थोर ने पहले कभी सहन नहीं किया था, अचानक चाबी से फूट पड़ा। आह! अंशु शर्मा का चेहरा पल भर में पीला पड़। हेलो भाई, ये लास्ट बार है, इसके बाद नहीं आऊँगा भाई। अगली वीडियो में मिलूँगा फिर मैं भाई। चलो नमस्ते, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू भाई, बाय लोगों। गया। उसे केवल अपनी मूल शक्ति का एहसास हो रहा था, मानो कोई बाढ़ का पानी फूट पड़ा हो और चाबी उसे तेजी से निगल रही हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका हाथ मानो उससे चिपक गया था, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। यह प्रक्रिया 10 सेकंड से अधिक समय तक चली। जब वह भयानक खिंचाव बल अंततः गायब हो गया, अंशु शर्मा की आभा पहले ही आधे से अधिक समाप्त हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर बेजान हो गया था, मानो वह सीधे हवा से गिरने ही वाला हो। यह दृश्य देखकर थोर को छोड़कर, जिसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, पोलिना और तनुश्री के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। पोलिना की खूबसूरत नीली आंखें तुरंत थोर की ओर देखने लगी। क्या चल रहा है? थोर ने कुछ भी नहीं छिपाया, उसकी आवाज शांत थी। जब भी कोई जादुई जंजीर खुलेगी, हमारी मूल शक्ति एक बार निकाली जाएगी, और हर बार पिछली बार से अधिक। सील को खोलने के लिए यही कीमत चुकानी होगी। वह रुका और तनुश्री की ओर अपनी ठंडी निगाहें डाली। तो अगली 2 श्रृंखलाओं के लिए आप में से प्रत्येक को जाना होगा। उसने तनुश्री की ओर उंगली बढ़ाते हुए एक अकाट्य स्वर में आदेश दिया। अब आपकी बारी है। तनुश्री का हाथ, जो उसके कोटेत्सु को कसकर पकड़े हुए था, अचानक और कस गया। उसने ऊपर देखा, उसकी पैनी निगाहें थोर पर टिकी हुई थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सभी को पता था कि इसकी कीमत समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। अंशु शर्मा पहले ही अधमरा हो चुका था और उसकी हालत और भी बदतर होने वाली थी। थोर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चारों ओर बिजली के सांप उछलने लगे। तनुश्री, क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करना चाहती हो? तनुश्री चुप रही, बस अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। यह देखकर थोर के चेहरे से गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने शांत और प्रभावशाली स्वर में बात की। तनुश्री, क्या तुम्हारे भगवान वाड़ा ने तुम्हें नहीं बताया? खंडहरों में प्रवेश करने के बाद आप सभी को मेरे आदेश का पालन करना होगा। इसके अलावा मुझे बस इतना चाहिए कि आप 5वीं श्रृंखला के अवशोषण बल को सहन कर सकें। आखिरी बच्चे को पोलिना और मैं मिलकर जन्म देंगे। यह आपके लिए उचित है। आखिरकार मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यह सुनकर तनुश्री के चेहरे के भाव में काफी सुधार आया। उसने एक पल के लिए विचार किया, मानो वह फायदे और नुकसान का आकलन कर रहा हो। अंततः मानो कोई निर्णय ले लेने के बाद उसने धीरे से ऊपर की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि महामहिम थोर, आप अपना वचन निभाएंगे। बोलने के बाद उसने अंशु शर्मा के हाथ से बची हुई 2 चाबियां ले लीं। अंशु शर्मा ने उसकी ओर देखा, उसके होंठ हिले और उसने चेतावनी भरे स्वर में कुछ फुसफुसाया। ध्यान से।
तनुश्री ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। वह उड़ नहीं पाया। उनकी फुर्तीली आकृति ने हवा में एक सुंदर चाप बनाया और अंत में विशाल सुनहरे पेंडुलम पर जा गिरी। उसने हाथ बढ़ाया और पेंडुलम के किनारे को कसकर पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाया। उसने एक चाबी उठाई और उसे सावधानी पूर्वक 5वें ताले के छेद में डाला। एक हल्का सा मोड़, दरार, 5वीं चेन तुरंत अलग हो गई। अगले ही पल आहा, अचानक एक और भी भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हो गया। तनुश्री ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसका शरीर कांपने लगा, मानो किसी प्रकार की यातना से गुजर रहा हो। बस एक पल में उनके पहले से ही कुछ हद तक बिखरे हुए छोटे काले बाल तेजी से सफेद होने लगे। जब वह भयानक खिंचाव बल अंततः गायब हो गया, तनुश्री अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका शरीर ढीला पड़ गया और टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह वह विशाल पेंडुलम से बुरी तरह गिर पड़ा। यह देखकर अंशु शर्मा तेजी से आगे बढ़े और उन्हें पकड़ लिया। इस समय तनुश्री बेहद कमजोर थी। वह ठंडे पसीने से तरबतर था, मानो उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। उनका पहले से ही गोरा चेहरा अब पूरी तरह से रंगहीन हो गया था, मानो वे पल भर में 10 साल से अधिक बूढ़े हो गए हों। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वह अपने कोटेट्सु के सहारे बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को संभाल पा रहा था। तनुश्री ने थोर की ओर देखा। उसकी आवाज कर्कश थी, महामहिम थोर, मेरा मिशन पूरा हो गया है। अब मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। हालांकि थोर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक क्रूर और उपहासपूर्ण मुस्कान थी। मुझे खेद है आप दोनों से। मुझे शायद अपना पहले वाला वादा तोड़ना पड़े। दरार, 5वीं काली जंजीर एक तेज आवाज के साथ गिर पड़ी। कंकालनुमा धरती पर गिरते ही हवा में लटका हुआ विशाल जीवन पेंडुलम बिना किसी चेतावनी के एक अभूतपूर्व चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। बस असीम दिव्य शक्ति लहरों की तरह फैल गई और ऐसा लगा मानो पूरा विशाल अंतरिक्ष इसके आसन्न प्रकटीकरण के लिए जयकार कर रहा हो। एक ही समय पर खंडहरों के भीतर समुद्र की सतह पर पहले से ही अशांत समुद्र पूरी तरह से उबल रहा था।